नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस क्लास के अंदर अपन देखने वाले हैं जो आपका मॉक टेस्ट नंबर सीरीज जो 801 है उसके सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं कि करके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए थे। देखिए, आज के इस मॉक टेस्ट का हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि जो नील्स बोर है उसने कौन से वर्ष के अंदर क्वांटम थ्योरी पर, है ना, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए एक सिद्धांत प्रस्तावित किया था, कुछ भौतिक राशियां केवल असतत मान हो सकती है। कुल मिला के कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बताता हूं। देखो, इसका उत्तर तो क्या है। पहली बात तो ये थ्योरी इसने दी थी कब? ये थ्योरी इसने दी थी 1913 के अंदर। कब थ्योरी दी थी इसने? ये थ्योरी दी थी इसने 1913 के अंदर। ठीक है, देखो दोस्तों क्या किया, ये जो आपका नील्स बोर है दोस्तों, कौन है दोस्तों? ये जो आपका नील्स बोर है, ये जो आपका नील्स बोर है, इसने क्या किया 1913 के अंदर, 1913 के अंदर जो हाइड्रोजन का है ना, हाइड्रोजन के एटम का मॉडल दिया। हाइड्रोजन का जो एटम है उसका क्या दिया, उसका हमें मॉडल दिया कि ऐसा हो सकता है। देखो दोस्तों, हम 9th-10th के अंदर जब साइंस पढ़ते हैं उसके अंदर अपन देखते हैं, है ना, मॉडल्स ऑफ एटम, परमाणु के विभिन्न मॉडल। अलग अलग साइंटिस्ट है, उन्होंने बताया कि परमाणु ऐसा होता है, किसी ने बताया एटम ऐसा होता है, किसी ने बताया एटम ऐसा होता है। लेकिन मॉडर्न साइंस के अंदर अपन जो एटम का रूप देखते हैं वो अपन देखते हैं किसका? जो नील्स बोर ने दिया था। नील्स बोर ने दोस्तों हाइड्रोजन का एटम का मॉडल बनाकर हमें प्रस्तुत किया था और हमें बताया कि एटम ऐसा होता है, जिसमें उन्होंने बताया कि बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और एक पर्टिकुलर रास्ते पर, एक पर्टिकुलर रस्तों पर, इन रस्तों पर घूमते हैं, कौन घूमते हैं? इन पर घूमते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, जिसमें पर्टिकुलर कुछ क्या होती है, जिनमें फिक्स इनकी क्या होती है, एनर्जी होती है। तो ये मॉडल हमें देने वाले कौन थे दोस्तों? नील बोर। और इन्होंने ये मॉडल दिया था दोस्तों कब? 1913 में, जो कि क्वांटम थ्योरी पर क्या था आपका? आधारित था। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1913। आवर्त सारणी में कौन सा डी ब्लॉक में आता है तथा ग्रीक प्रतीक अल्फा और धात्विक किरणों द्वारा दर्शाया गया है? मतलब हमसे ये पूछा गया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर दोस्तों कौन सा ऐसा एटम है जो जिसको हम ग्रीक सिंबल अल्फा से क्या करते हैं दोस्तों? रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो आता है दोस्तों, जो अब आप पीरियोडिक टेबल देखते हो तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर दोस्तों जब आप जाते हो, ब्लॉक तो कौन सा आएगा दोस्तों? ब्लॉक तो आपका कौन सा हो जाएगा? डी है। लेकिन जब आप ग्रुप बात करते हो, कौन से ग्रुप के अंदर दोस्तों? तो जब आप ग्रुप में थर्ड ग्रुप की बात करते हो, कौन से ग्रुप की बात करते हो? थर्ड ग्रुप की बात करते हो। और उसमें जो दोस्तों 89th नंबर का, कौन सा? 89th नंबर का दोस्तों जो आपका एटम है वो है आपका दोस्तों कौन सा? वो है आपका एक्टिनियम। कौन सा दोस्तों? एक्टिनियम। और इसी की तरह दिखने वालों को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। ठीक है, जैसे लेंथेनम की तरह दिखने वालों को क्या बोलते हैं? लेंथेनॉइड्स। वैसे वैसे दोस्तों एक्टिनियम की तरह दिखने वालों को अपन क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो दोस्तों जिसको ग्रीक सिंबल अल्फा से रिप्रेजेंट किया जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो है आपका एक्टिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 89। और वो आपके इस पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप के अंदर आता है? थर्ड ग्रुप में। और आपके ब्लॉक कौन से में आता है दोस्तों? तो डी ब्लॉक के अंदर आता है। अगला हमसे पूछा, इनमें से किसने जनता के बीच राष्ट्रीय भावनाओं को जगाने के लिए सार्वजनिक गणेश उत्सव का आयोजन किया था? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ये है, एक्चुअल में जब हम भारत का स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ते हैं तो लोगों को कैसे एक किया जाए, क्योंकि लोग दोस्तों अलग अलग जातियों के नाम पर या अलग अलग कुछ अपनी मान्यताओं के आधार पर अलग अलग कुछ चीज़ों में क्या होता है दोस्तों? बटे हुए होते हैं। तो उन सबको हम इकट्ठा कैसे करें? तो इसके लिए दोस्तों जो आपके बाल गंगाधर तिलक हैं, बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि हिंदू तो हम हैं, लेकिन हिंदुओं में बहुत सारी जातियों के अंदर लोग बटे हुए हैं आपस में। तो जब तक हम बटके रहेंगे तब तक ऑब्वियसली बात है स्वतंत्रता प्राप्ति में हमें क्या आएगी? दिक्कतें आएगी। कुछ ऐसा किया जाए जिससे कम से कम सभी जातियों को लोग भूलकर एक कम से कम एटलीस्ट हिंदू धर्म के नाम पर क्या हो? एक हो। तो बोला क्या करें? तो बोला चाहे कोई भी जाति का क्यों ना हो, लेकिन अगर वो हिंदू है तो भगवान में उसकी क्या है? आस्था है। बिल्कुल। तो सभी लोगों को भगवान के नाम पर कुछ फेस्टिवल्स वगैरह का आयोजन किया जाए, जिनके नाम पर जोड़ा जाए, फिर लोग इकट्ठे होंगे, वहां पर उनको ये देश के प्रति, जो स्वतंत्रता के प्रति है, वो भावना जगाई जाएगी। तो इसके लिए दोस्तों क्या किया किसने? लोकमान्य तिलक, जिसको अपन जो किनको कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को। तो बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों, किन्होंने? बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया? जनहित में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए, जनहित में राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए, है ना, कई फेस्टिवल्स का आयोजन किया, जिसमें से एक तो था आपका दोस्तों कौन सा? एक तो था आपका गणेश उत्सव। कौन सा था दोस्तों? एक तो था आपका गणेश उत्सव और दूसरा था दोस्तों शिवाजी उत्सव। क्योंकि आपको पता है खुद बाल गंगाधर तिलक कहाँ के रहने वाले थे? आपके महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र में शिवाजी को बड़े लोग मानते हैं। तो आपका कौन है दोस्तों? शिवाजी उत्सव। तो गणेश उत्सव या शिवाजी उत्सव या कई बार शिव उत्सव भी ऑप्शन में आ जाता है। तो ये दोस्तों किसके द्वारा चलाए गए दोस्तों? तो ये चलाए गए आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दोस्तों ये चलाए गए। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज भी समझ में आ गई होगी और उत्तर क्या ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बाल गंगाधर तिलक की एक बहुत फेमस बुक भी है और ये बुक भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती, जो कि इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। और इस बुक का नाम है गीता रहस्य। क्या नाम है? गीता रहस्य।
दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के बहुत ही दो फेमस न्यूज़पेपर भी हैं जो कि कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इनके दो न्यूज़पेपर का भी नाम आपको याद रखना है। एक इनका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था केसरी और एक इनका न्यूज़पेपर था जिसका नाम था मराठा। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो मैंने आपको दी जो आपको याद रखनी है, ठीक है। और याद रखना इनकी मृत्यु कब हुई थी बाल गंगाधर तिलक की? इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों 1 अगस्त 1920 को। ये डेट वैसे भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी दिन दोस्तों असहयोग आंदोलन की क्या हुई थी? शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। अगला देखो, 2012 का जो दोस्तों ओलंपिक है वो हम सबको जानते हैं, हम जानते हैं कहाँ पे हुआ था दोस्तों? लंदन के अंदर हुआ था। तो उसमें लंदन के अंदर ही दोस्तों जो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड है उसमें कौन सा दोस्तों गेम या इवेंट आयोजित किया गया था? तो दोस्तों उसके अंदर दोस्तों आयोजित किया गया था आपका तीरंदाजी, बोले तो क्या? आर्चरी। जो तीरंदाजी होती है ना, आर्चरी, उसका आयोजन किया गया था। अगला, इनमें से कौन सा दोस्तों एक सबल कारक है? इनमें से कौन सा एक दोस्तों कंपेलिंग फैक्टर है जिसमें गरीब महिलाओं के समूहों को ऋण देने की अवधारणा में 98% की बेहद उच्च चुकौती दर है, जो कि डॉक्टर यूनुस द्वारा क्या की गई थी दोस्तों? डॉक्टर यूनुस द्वारा क्या की गई थी? इसको शुरू किया गया था। तो इसके अंदर दोस्तों अगर अपन बात करें तो डॉक्टर यूनुस कौन है दोस्तों? डॉक्टर यूनुस आपके वर्तमान में आज की तारीख में देखें तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, जो कि वर्तमान में बांग्लादेश के क्या है? प्रधानमंत्री है। शेख हसीना के बाद जब हट गई है दोस्तों, जब शेख हसीना को उनके पद से हटा दिया गया, वो भागकर जब भारत आ गई थी, तो उसके बाद दोस्तों बांग्लादेश का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को। ये एक बहुत ही अच्छे मतलब एक तरीके से अर्थशास्त्री है। इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है दोस्तों अपने अर्थशास्त्र की नॉलेज के लिए। माइक्रो फाइनेंस वगैरह पर काम करने के लिए दोस्तों इनको नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने ही दोस्तों बताया था, ये कॉन्सेप्ट दिया था दोस्तों माइक्रो फाइनेंस वगैरह वाला, या किस तरीके से गरीब लोगों को है ना छोटे छोटे ऋण वगैरह देकर उनको हेल्प किया जा सकता है, उनको उनकी प्रोडक्टिविटी में हेल्प किया जा सकता है, ताकि वो भी उनके पास अगर पैसा आएगा गरीब लोगों के पास थोड़ा सा लोन वगैरह के रूप में या बहुत कम लोन इंटरेस्ट रेट पर अगर उनको पैसा मिलेगा तो वो पैसे को इन्वेस्ट करेंगे, इससे और उनके पास पैसा बनेगा तो उनकी भी गरीबी दूर होगी और अर्थव्यवस्था में रोटेशन आपका क्या चलता रहेगा। तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसके लिए दोस्तों उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या था दोस्तों? वो था आक्रामक ऋण वसूली एजेंटों की सेवाओं का क्या करना दोस्तों? उपयोग, है ना। इसमें जॉइंट लायबिलिटी पुटिंग सोशल प्रेशर टू रिपे लोन्स, ठीक है। ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट टाइप्स इज फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय? हमसे ये पूछा गया है जो हिमालय पर्वत है दोस्तों उसके जो नीचे वाला, ये वाला नीचे हिमालय पर्वत जहां पे खत्म होने वाला होता है, उसके इन हिस्सों में दोस्तों जो आपके वन पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वो किस में आते हैं? तो वो आते हैं दोस्तों आपके पर्णपाती वन, उसको बोलते हैं डेसिडियस फॉरेस्ट। डेसिडियस फॉरेस्ट में, पर्णपाती वन में वो पेड़ होते हैं दोस्तों जो एक पर्टिकुलर टाइम पर अपनी सारी पत्तियों को क्या कर देते हैं? गिरा देते हैं। पर्ण मतलब लीव्स, पाती मतलब गिरा देना। तो दोस्तों हिमालय के फुट हिल्स में, हिमालय मतलब जहां खत्म होने वाला होता है वो उसका फुट वाला हिस्सा होगा ना, उन पहाड़ियों में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं? तो आपके पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या थी दोस्तों? इंडिया की जो डेथ्स आपकी रेट है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों कितनी थी? तो वो थी आपकी कितनी? 7.1%। कितनी थी? 7.1%। अगला, इनमें से कौन भारतीय नृत्य के क्षेत्र में पुरस्कार और मान्यता प्रदान करता है? तो दोस्तों भारतीय नृत्य के क्षेत्र से संबंधित भारत की एक संस्था है जो अवार्ड वगैरह देने का क्या करती है दोस्तों? काम करती है। और अगर आपसे पूछा जाए वो संस्था कौन सी दोस्तों, तो वो है आपकी संगीत नाटक अकादमी। अगर दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की बात करें, संगीत नाटक अकादमी की अगर अपन बात करें तो दोस्तों इसकी अगर स्थापना की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1953 में। 1953 में ऑप्शन में ना हो कभी 1953 तो 1952 कर देना, लेकिन पहली प्रायोरिटी 1953 को देना। कोई बोले सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वैसे स्थापना तो 1952 में कर दी गई थी, लेकिन ऑफिशियली इनॉग्रेशन अगले साल 1953 में किया गया था, इसलिए उत्तर अपन 1953 ही मानते हैं। ऑप्शन में ना हो 1953 तो फिर मजबूरी में अपन कर देते हैं 1952। और संगीत नाटक अकादमी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ पर है, कहाँ पर है ये? तो ये है दोस्तों आपके नई दिल्ली में। बोलो कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए आज की तारीख में एट प्रेजेंट अगर दोस्तों पूछे कि इसके चेयरमैन कौन है, इसके चेयरमैन कौन है संगीत नाटक अकादमी का अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों चेयरमैन कौन है, तो वो है कौन दोस्तों? संध्या पुरेचा। कौन है? संध्या पुरेचा। आज की तारीख में अगर अपन बात करें तो कौन है दोस्तों? संध्या पुरेचा। हालांकि जब फर्स्ट चेयरमैन की बात करें तो वो थे दोस्तों पीवी राजमन्नार। पीवी राजमन्नार, पीवी राजमन्नार के फर्स्ट क्या थे दोस्तों? चेयरमैन थे। स्थापना हमारे उस वक्त के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हमारे पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना की गई थी। और यही नृत्य से संबंधित दोस्तों अवार्ड वगैरह देने का काम करती है ये संस्था। तो मैंने कुछ संगीत नाटक अकादमी से रिलेटेड भी आपको फैक्ट बता दिए। इन फ्यूचर में कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अगला, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी थे? तो दोस्तों दो नाम है बड़े इंपॉर्टेंट, याद रखना, कई बार इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं। एक तो होते हैं अलवार और एक होते हैं आपके नैनार। कंफ्यूज नहीं होना है।
अलवार दोस्तों वो थे जो भगवान विष्णु को मानते थे या उनके अनुयायी थे, जो विष्णु जी को मानते थे दोस्तों, विष्णु जी को मानने वाले, ठीक है, विष्णु जी के आपके जो फॉलोवर्स हुए हैं दोस्तों, अनुयायी हुए हैं, अनुयायी हुए हैं या फिर एक तरीके से फॉलोवर्स हुए हैं, वो तो आपके कहलाते हैं दोस्तों, क्या कहलाते हैं, वो तो कहलाते हैं अलवार। तो नैनार कौन है दोस्तों? नैनार वो हैं दोस्तों जो शिव जी के क्या थे दोस्तों, अनुयायी थे या फिर आपके क्या थे दोस्तों, फॉलोवर्स हैं, ठीक है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, नैनार। इनमें कभी अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि अलवार कौन है, नैनार कौन है, तो आप ऐसे याद रखना, नयनार, नयन, नयन आपको पता है, नयन तो शिव जी का खास बात क्या है, दो नेत्रों के अलावा तीसरा एक और बीच में नेत्र था ना, तो नेत्र है ना, तो तीसरा नयन, नयन आते शिव जी दिमाग में आनी चाहिए, तो नयनार आपके शिव जी के फॉलोवर हो गए, तो फिर बच्चे हुए अलवार कौन हो गए दोस्तों, तो अलवार हो गए आपके विष्णु जी के फॉलोवर। तो हमसे यही पूछा दोस्तों, अलवार किस दक्षिण भारतीय पंथ के अनुयायी हैं दोस्तों, तो अलवार है दोस्तों किसके, वैष्णव धर्म के। विष्णु जी बोल दो या वैष्णव धर्म, शिव जी बोल दो या फिर शैव धर्म बोल दो, ठीक है, डन है, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए काम करने के लिए दोस्तों परिस्थितियां उपलब्ध कराने के साथ साथ उनके यौन उत्पीड़न की रोकथाम और उसके संगठन में व्यवस्था करना भी शामिल है, यह किसके अंतर्गत आता है? हमसे क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है दोस्तों, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो आपका पार्ट 4 पढ़ते हैं दोस्तों, क्या पढ़ते हैं दोस्तों, हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दोस्तों जो पार्ट 4 पढ़ते हैं, पार्ट 4 पढ़ते हैं, क्या नाम है दोस्तों उसका, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कहां से कहां तक है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, जिसमें आपको डीपीएसपी है क्या, डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट हमने आयरलैंड से लिया था, जिसमें ये सारे के सारे आर्टिकल्स सरकारों को, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उनको सलाह देते हैं, उनको एडवाइस देते हैं कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करोगे ना तो बढ़िया होगा और एक कल्याणकारी, एक वेलफेयर स्टेट की स्थापना होगी। हालांकि इन आर्टिकल्स की बातों को मानना सरकार के लिए कोई बाध्यकारी नहीं है, इनको फॉलो करना कोई कंपलसरी नहीं है, ये केवल एक एडवाइस करते हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स को तो मानना जरूरी है, चाहे जचे और ना जचे, समझ लो ना, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए फंडामेंटल राइट्स की विशेषता क्या है, तो वो बाध्यकारी है, दे आर कंपलसरी टू फॉलो या ओबे, ठीक है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं, उनको मानना कोई जरूरी नहीं है, वो केवल आपको एडवाइस करते हैं। वो भी किसको एडवाइस करते हैं, क्या आम नागरिक को करते हैं, नहीं, वो सरकारों को एडवाइस करते हैं कि आप इस तरीके से देश में शासन करो। तो इनका जिक्र कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, आर्टिकल 36 से कहां तक है, आर्टिकल 51 तक है। तो उन्हीं में अगर आप आर्टिकल देखोगे दोस्तों, तो आर्टिकल जो आपका 42 है, आर्टिकल 42 किसकी बात करता है दोस्तों, ये बात करता है प्रसूति अवकाश की, किसकी बात करता है, प्रसूति अवकाश की बात करता है, इंग्लिश में बोले तो मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। इसमें ऐसी कई बातें हैं, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूं तो इसमें एक ये इंपॉर्टेंट बात है, मैटरनिटी रिलीफ। कोई बोले सर ये क्या होता है, जैसे अगर कोई महिला है दोस्तों, अगर वो बच्चे वगैरह को जन्म दे रही है और किसी सरकारी ऑफिस वगैरह में या कहीं किसी भी कार्यालय में क्या कर रही है दोस्तों, कामकाज वगैरह कर रही है, तो अगर वो प्रेग्नेंट है या बच्चे को जन्म दे दिया है, तो उन दिनों दोस्तों उसको क्या दिया जाता है, अपन जानते हैं ना, कोई भी कामकाजी जो वर्किंग लेडी होती है तो उसको उन वक्त क्या दी जाती है, छुट्टी दी जाती है और 6 महीने का अवकाश दिया जाता है और उस दौरान उनको क्या मिलती है, सैलरी भी मिलती है। तो ये सब किस में आता है दोस्तों, ये सब आता है प्रसूति अवकाश में। तो ये वाली बात हमारे डीपीएसपी में एक आर्टिकल है 42 जो खुद सरकारों को एडवाइस करता है कि देखो अगर कोई ऐसी कामकाजी महिला है तो प्रसूति के समय उनको क्या दिया जाए, अवकाश वगैरह दिया जाए। ये वाली बात कौन सा आर्टिकल करता है, आर्टिकल 42। तो जबकि आर्टिकल 43 दोस्तों, आर्टिकल 43 में से तो कई बातें हैं, लेकिन खास करके 2 बातें याद रखनी है। क्या, एक तो दोस्तों यहाँ बात की गई है वो कोई भी महिलाएं, कोई भी दोस्तों महिलाएं है ना, कोई भी महिलाएं दोस्तों किसी भी कार्यालय में, किसी भी ऑफिस वगैरह में, किसी भी वर्किंग प्लेस पर क्या करती है, कामकाज करती हैं, तो वहां पर उनका यौन शोषण वगैरह ना हो, समझ लो ना, किसी भी तरीके से किसी यौन शोषण, किसी भी तरह का उनका शोषण, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। ये वाली बात सरकारों को एडवाइस करने के लिए कहता है। कौन सा आर्टिकल कहता है दोस्तों, आर्टिकल 43। तो महिलाएं जो ऑफिस में क्या होती है दोस्तों, कामकाजी होती हैं, ठीक है, उनका किसी भी तरीके से दोस्तों क्या ना हो, उनका किसी भी तरीके से हैरेसमेंट ना हो, हैरेसमेंट ना हो, उनका उत्पीड़न ना हो, ये वाली बात कहता है आर्टिकल 43। हालांकि 43 में एक बात और भी है कि जो छोटे हमारे उद्योग है उनको दोस्तों क्या देना, बढ़ावा देना है। स्मॉल इंडस्ट्रीज जितनी भी है, जितने भी लघु उद्योग है, उनको क्या देना है दोस्तों, बढ़ावा देना है। ये वाली बात आर्टिकल 43 में है। जबकि 44 में बात है दोस्तों किसकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बोलो क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। मतलब पूरे देश में ऐसा नहीं, अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग कानून होने चाहिए, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून होने चाहिए, सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है आर्टिकल 44। तो को बोले सर ये वाला क्या हमारे आज, अगर मैं आपसे पूछूं क्या हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो किसी को लगेगा हाँ सर है ना, सभी लोगों के लिए एक जैसे तो कानून है। नहीं है ऐसा, हमारे देश में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। आप सर कैसे, ऐसे तो नॉर्मली तो आप बहुत सारे कानून हैं जो सभी लोगों के लिए सेम है, लेकिन कई ऐसे कानून हैं जो सभी लोगों के लिए सेम नहीं है। जैसे हमारे विवाह को लेकर जो कानून वगैरह हैं वो धर्म के आधार पर अलग है, हिंदुओं के लिए अलग से हिंदू मैरिज एक्ट है आपके,
मुसलमानों के लिए अलग से आपके शरिया कानून वगैरह हैं। तो ऐसी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर दोस्तों क्या है, हमारे यहाँ पर कानून क्या है दोस्तों, अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि हर चीज को लेकर हमारे यहाँ पर पूरे देश में एक जैसा कानून लागू नहीं है। इसी को लेकर हमारे आर्टिकल 44 में कहा गया था सरकारों को कि देखो देश में सभी लोगों के लिए, चाहे कोई भी आपका जात का और धर्म का कानून, सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों डिबेटेबल है। अब फ्यूचर में कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा या नहीं लागू होगा अलग बात है, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, ये बात कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 44 कहता है। जबकि आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 कहता है कि ऐसे बच्चे जिनकी आयु 6 वर्ष से दोस्तों क्या हो, कम हो, 6 वर्ष से कम आयु वाले जितने भी दोस्तों बच्चे हो ना, उनकी दोस्तों जो बाल्यावस्था है, उनकी जो चाइल्डहुड है, उनका ध्यान रखा जाए, उनको प्री एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाए, ऐसी बात कहता है आर्टिकल 45। तो मैंने 42, 3, 4, 5 चारों आर्टिकल आपको बता दिए। अब हमें से क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि बताओ कामकाजी महिलाओं का उनके जो वर्किंग प्लेस है वहाँ उनका कोई हैरेसमेंट वगैरह ना हो, ये वाली बात कौन सा आर्टिकल कहता है। तो बताओ ये वाली बात कौन सा आर्टिकल कहता है, ये वाली बात कहता है आर्टिकल 43। जबकि अगर हमसे प्रसूति अवकाश की बात करता, मैटरनिटी रिलीफ की बात करता, तो फिर अपन उत्तर करता है आपका आर्टिकल कौन सा, 42। और भी बहुत सारी बातें, लेकिन अभी अपना क्या कि टॉपिक तो पढ़ नहीं रहे अपन, तो फिलहाल मॉक टेस्ट सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय कृषि में जायद की ऋतु के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। हमसे ये पूछा है कि इंडियन एग्रीकल्चर में जो जायद क्रॉप्स होती है ना, वो कौन सी होती है दोस्तों, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोस्तों अपन जनरली जानते ही हैं, 3 तरह की भारत की ऋतुओं को 3 तरह की कैटेगरी में अपन बांटते हैं दोस्तों। कौन कौन सी दोस्तों, एक होती है आपकी कौन सी, रबी, एक होती है दोस्तों कौन सी आपकी जायद, और एक होती है दोस्तों आपकी कौन सी, खरीफ। अब बस इसमें क्या ही दोस्तों आपका कोई रॉकेट साइंस है। रबी अपन जानते हैं दोस्तों कब तक है, तो दोस्तों रबी आपके लगभग अक्टूबर से लेकर और दोस्तों जो फरवरी तक की जो फसलें होती है, वो कौन सी फसलें होती है दोस्तों, आपकी फरवरी या मार्च तक की मोटा मोटी जो फसलें होती है वो रबी क्रॉप्स होती है, मतलब सर्दियों वाली क्रॉप्स होती है। जायद दोस्तों कौन सी होती है, ये आपके जनरली अप्रैल से लेकर और दोस्तों लगभग जून तक की, ठीक है, जो आपकी फसलें होती है वो कौन सी होती है, जायद होती है। और खरीफ फसलें कौन सी होती है दोस्तों, खरीफ फसलें आपकी कौन सी होती हैं, तो खरीफ फसलें होती हैं आपकी जो हम जनरली जुलाई से लेके और खास करके देखते हैं सितंबर तक के बीच में जो फसलें होती है वो आपकी कौन सी फसलें होती है, या जून से भी बोल दो, वो आपकी फसलें कौन सी होती है, खरीफ। अब अपन दोस्तों जानते हैं जायद वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो ये आपके जो तरबूज हो गए, या आपके जो वाटरमेलन, ठीक है, खरबूज हो गए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं खरबूज को, मस्कमेलन, या फिर आपके कुकुम्बर बोले तो क्या हो गया, खीरा हो गया, या इस तरह की जितनी भी फसलें होती है वो सबके सब किसमें आती है, जायद में आती है। बाकी कहने की जरूरत ही नहीं है। बाकी इधर दोस्तों बाजरा हो गया, ठीक है, ग्वार हो गया, ठीक है, और आपका क्या कहते हैं चावल हो गया, ये सब आपकी कौन सी, खरीफ फसलें आती हैं। रबी में आप जानते हो दोस्तों क्या हो गया, गेहूं हो गया, आपका क्या कहते हैं सरसों हो गया, ठीक है, ये सब आपके है ना किसमें आती है, रबी फसलों में आती है। तो अब हमसे क्या पूछा है कि बताओ जायद के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है। तो यह रबी की ऋतु के बाद प्रारंभ होती है, तो बिल्कुल सही बात है, जायद रबी के बाद में ही तो स्टार्ट होती है, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट एकदम सही है। बाकी और कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, पहला स्टेटमेंट हमको सही मिलेगा, हमसे ही पूछा था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट क्या दोस्तों आपका सही है। बाकी अगला ये पूछ रहा है शरद ऋतु के साथ प्रारंभ होती है, शरद ऋतु का कोई लेना देना नहीं, बाकी सब बकवास है। पहला स्टेटमेंट एकदम क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया, तो इट फॉलोज द रबी सीजन, बिल्कुल एकदम सही बात है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, तलत अजीज इज प्राइमरीली हमसे पूछा है जो तलत अजीज है मुख्य रूप से क्या है दोस्तों, हमसे ये पूछा गया जो तलत आपके क्या है दोस्तों, आपके जो तलत अजीज है वो मुख्य रूप से अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या है। तो तलत अजीज की अगर अपन बात करें दोस्तों तो ये एक टाइप की क्या है दोस्तों, गजल है। क्या है दोस्तों, गजल है, ये फैक्ट है, आपको याद रखना है। अगला, तेविति चेटम, नंगई नाटकम, दशियट्टम, इनमें से किस शास्त्रीय नृत्य की शैलियां हैं। क्या नाम से ही पता चला दोस्तों, तेविति चट्टयम, नाटकम, दशियट्टम, तो मोहिनीअट्टम, बस ऐसे दोस्तों क्या करना है, क्लिक करना है। और हम जानते हैं दोस्तों भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों की बात करें, क्लासिकल डांस की बात करें तो उनमें से एक है मोहिनीअट्टम, और मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों, तो वो है आपका केरल का। केरल के 2 क्लासिकल डांस है, उसमें से एक तो है आपका कौन सा, मोहिनीअट्टम, और दूसरा अपन जानते हैं दोस्तों वो कौन सा है, कथकली। कौन सा है, कथकली। तो बाकी इन सबका संबंध कैसे दोस्तों, मोहिनीअट्टम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, चर्म शोधन उद्योग से निकलने वाला कौन सा धातु आयन गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनता है। दोस्तों हमसे ये पूछा गया है जो आपकी टैनरी इंडस्ट्री होती है ना, जो लेदर वगैरह का काम जिसमें किया जाता है, चमड़ी वगैरह निकाली जाती है, तो दोस्तों उससे जो गंदगी वगैरह निकलती है वो पानी वगैरह में जाके घुल जाती है। तो कौन से ऐसे पॉल्यूटेंट है दोस्तों जो इस इंडस्ट्रीज से निकल के और हमारे पानी वगैरह में जाते हैं और हमारे पानी को दूषित करते हैं। तो दोस्तों वो है आपका क्रोमियम। कौन सा दोस्तों, क्रोमियम। सीआर बोले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका क्रोमियम हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, वो कौन सी योजना है दोस्तों जिसका लक्ष्य मुख्य रूप से निजी तथा सार्वजनिक, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में निवेश योजना दोनों का समन्वय करना है।
मतलब वो कौन सी ऐसी योजना है जिसके तहत हमने ये योजना बनाई कि हमारा प्राइवेट सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट हो और पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो दोस्तों, तो वो होता है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। बोले तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों? सांकेतिक योजना। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसको क्या बोलेंगे अपन? उसको बोलते हैं आपकी सांकेतिक, आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? योजना कहलाएगी आपकी। तो मैं उम्मीद करता हूं इसमें आपको 1% भी कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। बोलो डन है? ठीक है, इंडिकेटिव आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? प्लानिंग हो जाएगी। अगला, राष्ट्रीय आय की गणना इनमें से किससे बाजार मूल्य पर एनएनपी में से घटाया जाएगा? ठीक है, इनमें से किसको एनएनपी में से क्या दोस्तों किया जाएगा? घटाया जाएगा। तो हमसे ये पूछा गया दोस्तों, क्या है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझो। जो एक देश की शुद्ध रूप से दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है, मैंने कई बार इकोनॉमिक्स में आपको बताया है, जो एक देश की शुद्ध रूप से दोस्तों जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है? वो होती है दोस्तों एनएनपीएफसी। क्या होती है दोस्तों? एनएनपीएफसी। क्लियर है? अब हमसे ये पूछा है कि आपके पास दे रखा है दोस्तों एनएनपीएमपी। क्वेश्चन में क्या दे रखा है दोस्तों? क्या दे रखा है हमको दे रखा है एनएनपी एट मार्केट प्राइस। बोले तो क्या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एमपी। हमें एनएनपी एमपी दे रखा है और हमको पूछा है कि इसमें क्या घटाएं कि हम एक देश की शुद्ध रूप से राष्ट्रीय आय पर पहुंच जाए। और राष्ट्रीय आय हम जानते हैं दोस्तों क्या होती है? एनएनपीएफसी। तो हमें एनएनपी एमपी से दोस्तों कहां पहुंचना है? एनएनपीएफसी तक पहुंचना है। तो एन से एन में आना है, कोई चेंज नहीं, कुछ भी नहीं करना। एन से एन में आना, कुछ भी नहीं। ये एन का हमेशा पहले वाला एन का मतलब क्या होता है? नेट। अगले वाले एन का मतलब क्या होता है? नेशनल। नेट नेशनल, पी का मतलब प्रोडक्ट। तो हमें सिर्फ चेंज किस में करना है? एमपी से बस एफसी में आना है, मतलब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है। और हमें अच्छे से पता है जब हमें एमपी बोले तो मार्केट प्राइस से कहां पहुंचना होता है? फैक्टर कॉस्ट की तरफ दोस्तों पहुंचना होता है। तो दोस्तों हमें क्या करना होता है? हमें माइनस करना होता है। किसको घटाना होता है दोस्तों? हमें घटाना होता है जितना भी टैक्स लगा है ना? जो वस्तुओं पर आपके कौन से टैक्स लगते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें से हम घटा देंगे दोस्तों किसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अपन घटा देंगे दोस्तों किससे? मार्केट प्राइस से, तो हमारे पास जो चीज आएगी उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैक्टर कॉस्ट। तो एनएनपी एमपी से अगर एनएनपी एफसी तक पहुंचना है तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो निवल अप्रत्यक्ष कर को क्या करना है दोस्तों? इसमें से घटाना है। किस प्रकार की निगरानी का दोस्तों उद्देश्य विशेष रूप से रोग के लापता मामलों की दोस्तों क्या करना है? पहचान करना दोस्तों। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो आपको याद रखना है दोस्तों। इसको बोलते हैं सेंटिनल सर्वेलांस। क्या बोलते हैं? सेंटिनल सर्वेलांस बोलते हैं दोस्तों, प्रहरी निगरानी बोलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो स्मारकों अथवा कलात्मक ऐतिहासिक महत्व के स्थान की रक्षा की बात करता है? ये भी सेम वही है दोस्तों। हमने अभी भी थोड़ी देर पहले देखा था एक उसमें क्वेश्चन में लास्ट में कि आर्टिकल जो डीपीएसपी वो कहां से कहां तक है? 36 से लेकर कहां तक है? 51 तक है। चैप्टर कौन सा है दोस्तों? चैप्टर संविधान का भाग कौन सा है? 4th है। तो उन्हीं में से दोस्तों अब आपके सामने बता देता हूं जो ऑप्शन हो सारे आर्टिकल बता देता हूं। आर्टिकल 48 बात करता है दोस्तों कि हमारे यहां पर ये मतलब सरकारों को एडवाइस कर रहा है। क्या कह रहा है सरकारों को? कि जितने भी पशुओं की जो बलि दी जाती है दोस्तों उस पर क्या करो दोस्तों? उसको बैन करो। पशु बलि क्या करो दोस्तों? निषेध करो। प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल हंटिंग। ठीक है, इलीगल एनिमल हंटिंग, पशु बलि निषेध करो। और ये सिर्फ एडवाइस दे रहे हैं। अब क्या पशुओं की बलि नहीं दी जाती? मीट वगैरह नहीं बिकता है क्या? बिकता ही है ना। तो अब सरकार को लगे कुछ चीजों पर रोक करनी तो करती है, कई चीजों पर नहीं करती। जैसे 47 में शराब निषेध, आर्टिकल 47 कहता है सरकारों को कहता है कि अपने एरिया के अंदर शराब को क्या करो? बैन करो। क्या सभी राज्यों ने शराब बैन कर रखी? नहीं, कुछ एक ने कर रखी, कुछ एक ने नहीं कर रखी। तो कहा ना इसके एडवाइस करते हैं। ठीक है, 49 किसकी? अच्छा 48 में पशु बलि निषेध की बात है और कृषि तथा कृषि संगठन, कृषि व कृषि संगठन, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके डेवलपमेंट की बात की गई है दोस्तों किसके अंदर? आर्टिकल 48 के अंदर। जबकि आर्टिकल 49 के अंदर अगर अपन देखें दोस्तों क्या है? आर्टिकल 49 के अंदर ये स्टेट को बोला गया है कि तेरे इलाके के अंदर जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जितनी भी दोस्तों क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है, या जितनी भी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे ऐतिहासिक दोस्तों क्या है? महत्व की है, पुराने समय से उससे रिलेटेड महत्व की है, उन सबका तो संरक्षण करेगा। ये वाली बात दोस्तों कौन से आर्टिकल के अंदर कही है? आर्टिकल 49 में। जबकि आर्टिकल 50 में क्या बोला गया है कि हमारे देश की जो दोस्तों कार्यपालिका है, हमारे देश की क्या है दोस्तों? कार्यपालिका। कार्यपालिका बोले तो दोस्तों एग्जीक्यूटिव, और दोस्तों जो हमारे देश की क्या है? न्यायपालिका है। क्या है? न्यायपालिका है। बोले तो आपका जुडिशरी। क्या? जुडिशरी है। उनका आपस में कभी ये नहीं होना चाहिए कि किसी मामले को लेकर आपस में विवाद हो रहा है, कार्यपालिका बोले नहीं इस चीज पर तो जो मैंने फैसला सुना दिया वही होगा, कार्यपालिका बोले नहीं जो हम चाहेंगे वही होगा। मतलब कुल मिला के कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों को अलग करो, सेपरेट करो, उनके क्षेत्राधिकारों को सेपरेट करो। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो जितनी भी पावर्स हैं, जितनी भी क्या है दोस्तों आपकी, जितनी भी क्या है इनकी पावर्स है, उन शक्तियों का क्या करो दोस्तों? उनका सेग्रीगेशन करो। सेग्रीगेशन बोले तो उनका क्या करो? अलग अलग करो, उनका पृथक्करण करो, है ना। ये वाली बात कौन सा आर्टिकल में है? आर्टिकल 50 में। कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियों का पृथक्करण, सेग्रेशन ऑफ पावर्स ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, ये आर्टिकल 50 के अंदर है। जबकि आर्टिकल 51 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 51 कहता है हर राज्य को और देश को क्या आप ऐसा काम करो जिससे अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या मिले?
बढ़ावा मिले, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को दोस्तों क्या मिले, बढ़ावा मिले, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये वाली बात आर्टिकल 51 में कही गई है। अब हमसे क्या पूछा गया, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों जो स्मारकों और कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की चीजों के रक्षा की बात करता है? तो देखने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आर्टिकल कौन सा हो जाएगा, 49। कौन सा आर्टिकल हो जाएगा दोस्तों, आर्टिकल 49। अगला, नाबार्ड की दोस्तों ई शक्ति परियोजना के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, उनकी हमें पहचान करनी है। तो नाबार्ड का दोस्तों, नाबार्ड की खुद की अगर बात करें तो नाबार्ड की खुद की स्थापना दोस्तों कब हुई है, 12 जुलाई 1982 में। कौन सी समिति की सिफारिश पर, तो इसकी स्थापना हुई दोस्तों शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना हुई थी। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर पड़ता है आपके मुंबई में। कहां पड़ता है, मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर पड़ता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, नाबार्ड ने दोस्तों एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था दोस्तों क्या, जिसका नाम था ई शक्ति प्रोजेक्ट। क्या नाम था दोस्तों, ई शक्ति परियोजना। हमें ये बताना कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो इस प्रोजेक्ट के बारे में गलत है। तो पहली बात तो ये परियोजना नाबार्ड द्वारा मार्च 2015 में शुरू की गई थी, तो ये स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन तो एकदम परफेक्ट है। वैसे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था दोस्तों, जितने भी SHG बोले तो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे होते हैं ना गांव में, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह होते हैं, उनके जितना भी आपका डेटा है ना, चाहे या उनका जितने भी आपके वित्तीय या गैर वित्तीय जितने भी आंकड़े हो, जितना भी उनके पास कितना पैसा आया, कितना पैसा उन्होंने दे रखा है लोगों को, उन सबको डिजिटलाइज करना। ऐसा नहीं कि ओनली ऑफलाइन मोड में सारी चीजें चल रही, नहीं, सारा का सारा डिजिटलाइजेशन हो। नाबार्ड ने क्या बोला, नाबार्ड ने बोला जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उन सबके जितने भी पैसे कितने हैं, कितने उन्होंने दे रखे हैं, जितने भी कुल मिला के जितना भी उनका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल डेटा है, उन सबका डिजिटलाइजेशन हो। तो करे कैसे, इसके लिए दोस्तों उन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था आपका ई शक्ति प्रोजेक्ट। तो इस परियोजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय और गैर वित्तीय डाटा का अंकीकरण करना। बिल्कुल एकदम सही बात है। इस परियोजना का उद्देश्य किसानों के बीच डिजिटल भारत के बारे में जागरूकता पैदा करना है। किसानों का कोई लेना देना नहीं दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड दोस्तों क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, बी। Proportional taxes would help to reduce autonomous expenditure multiplier because, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहली बात दोस्तों, प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या होता है। प्रोपोर्शनल टैक्स एक ऐसा टैक्स सिस्टम होता है दोस्तों, आनुपातिक कर प्रणाली एक ऐसी कर प्रणाली होती है जिसमें इनकम व्यक्ति की कितनी भी हो, टैक्स रेट फिक्स होगी। जैसे किसी देश में बोला आपकी चाहे इनकम 1 लाख रुपए महीने की, चाहे 10,000 हो, चाहे 5 करोड़ हो, आपको जैसे हर महीने अपनी इनकम का 10% क्या देना, टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो आपने टैक्स स्लैब एक फिक्स कर दी, तो ऐसे टैक्स सिस्टम को बोलते हैं, जब टैक्स रेट क्या कर दी जाती है दोस्तों, फिक्स कर दी जाती है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आनुपातिक कर प्रणाली, बोले तो प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है जब फिक्स टैक्स रेट होती है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, आदमी क्या करता है दोस्तों, एक प्रवृत्ति होती है अर्थशास्त्र के अनुसार कि जितना ज़्यादा अगर आप पैसा दे रहे हो तो उसका 10% क्या बनेगा, ज़्यादा है, कम है तो कम का ज़्यादा है, कम का उतना। जैसे 1 लाख का 10% कितना है आपका, 1 लाख का 10% तो मात्र कितना 10,000 हुआ, लेकिन 1 करोड़ का सीधा कितना हो गया आपका, 1 लाख हो गया। तो इस तरीके से एक इंसान की प्रवृत्ति होती है, बताओ क्या प्रवृत्ति होती है, बताओ कि वो कोशिश ये करते हैं, ऐसे जहां जिन देशों में प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होता है तो वो ये चाहते हैं कि उनका एमपीसी क्या हो दोस्तों, वो ऐसे टैक्स सिस्टम में उनका एमपीसी क्या हो जाए दोस्तों, घट जाए। एमपीसी क्या हो जाए दोस्तों, इनका एमपीसी क्या हो जाए दोस्तों, आपका घट जाए। आपको बोले सर एमपीसी क्या होता है, तो ये होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम करने की जो प्रवृत्ति वो क्या हो जाए दोस्तों, कम हो। एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, जिन देशों में प्रोपोर्शनल टैक्स सिस्टम होता है वहां पर ये टैक्सेस क्या करते हैं, एमपीसी को कम करने का दोस्तों क्या करते हैं, काम करते हैं। रिड्यूस की स्पेलिंग REDUCE होगा, है ना। तो एमपीसी बोले तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, उसको कम करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। नवंबर 2024 में एशियाई विकास बैंक द्वारा उत्तराखंड, है ना, को अपनी कुछ चीजों में आजीविका वगैरह में सुधार करने के लिए कितना लोन दिया गया दोस्तों, तो ये भी एक फिक्स डेटा है दोस्तों, $200, 200 मिलियन $200 और मिलियन आप जानते हो 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख। तो $200 मिलियन दोस्तों लोन दिया गया है एशियाई विकास बैंक द्वारा। अगला, बिम्स्टेक जो संगठन है दोस्तों, उसके द्वारा बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर है दोस्तों, भारत के किस शहर के अंदर दोस्तों खोला गया है, तो बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर दोस्तों, बी फॉर बिम्स्टेक संगठन का नाम, बी फॉर बेंगलुरु, भारत के बेंगलुरु शहर के अंदर दोस्तों खोला गया है। कहां पर, बेंगलुरु शहर के अंदर दोस्तों खोला गया है। बाकी बिम्स्टेक अगर संगठन की अगर अपन बात करें तो बिम्स्टेक संगठन की वैसे शुरुआत में जो स्थापना हो तो 1997 में थी, बाद में फिर इसके नाम चेंज होते गए, देश इसके अंदर क्या हो गए दोस्तों, जुड़ते भी गए। क्लियर है। और अभी लेटेस्ट अगर पूछे इसका जो छठी जो इसकी मीटिंग हुई है, 6th इसकी जो समिट हुई है, लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन अगर बोलूं तो वो कब हुई है दोस्तों, अभी सितंबर 2024 के अंदर हुई है। और ये कहां पर हुई है दोस्तों, तो ये हुई आपके थाईलैंड
की जो राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी क्या है दोस्तों, बैंकॉक। बैंकॉक शहर के अंदर दोस्तों इसका लेटेस्ट क्या हुआ है दोस्तों, सम्मेलन हुआ है, कौन सा, 6ठे नंबर का। ठीक है, लेकिन बिम्स्टेक का दोस्तों, बिम्स्टेक एनर्जी सेंटर कहाँ खोलने जाने की बात की गई है, तो बेंगलुरु शहर के अंदर, ये आपको याद रखना। बी फॉर बिम्स्टेक, बी फॉर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा बेंगलुरु। नवंबर 2024 में किस वैश्विक प्रौद्योगिकी है ना, जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने वंचित स्कूली छात्रों को रोबोटिक्स, कंप्यूटिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोले तो एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 3D प्रिंटिंग में मुफ्त व्यवहारिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेंगलुरु में एक सुविधा की है। कुल मिला के हमसे एक ऐसी प्राइवेट कंपनी का नाम पूछा गया जिसने ऐसे बच्चे जो एआई वगैरह या टेक्नोलॉजी से थोड़े से वंचित है, सीख पाने में इतने कैपेबल नहीं है, फाइनेंशियल रीजन की वजह से, आर्थिक संसाधनों की कमी की वजह से, तो उन लोगों को कैसे ये चीज़ें सिखाई जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक योजना लॉन्च की है दोस्तों, किसने, अमेजॉन ने। किसने शुरू किया दोस्तों ये प्रोजेक्ट, अमेजॉन ने लॉन्च किया। अगला, हाल ही में किस संगठन ने दोस्तों नगर निगमों में राजस्व सृजन के स्रोत, अवसर और चुनौतियां रिपोर्ट की है, तो दोस्तों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की क्या चुनौतियां हैं, और इससे रिलेटेड दोस्तों एक रिपोर्ट अभी हाल ही में रिलीज की है दोस्तों, किसने, हमारे आरबीआई बोले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। किसने दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड डायबिटीज डे कौन सा दोस्तों, वर्ल्ड डायबिटीज डे दोस्तों कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है दोस्तों, क्योंकि आपको अगर पता हो दोस्तों, डायबिटीज में होता क्या, शरीर के अंदर दोस्तों क्या होता है, जो आपका ग्लूकागोन हार्मोन है वो दोस्तों क्या होता है, बढ़ जाता है। तो उसको कम करने, कंट्रोल करने के लिए दोस्तों क्या शरीर में क्या चाहिए, इंसुलिन चाहिए। अब इंसुलिन शरीर में जितना है नहीं, तो बाहर से लेना पड़ता है। तो बाहर से इंजेक्शन के माध्यम से हम जो डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों, डायबिटीज मतलब ग्लूकागोन हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों जो इंसुलिन लेते हैं बाहर से, तो इंसुलिन बनाए कौन, तो इंसुलिन का जो टीका है दोस्तों, इंसुलिन का क्या है, टीका बोले तो क्या है, वैक्सीन है। इसका आविष्कार दोस्तों 1922 में 2 वैज्ञानिकों ने किया था। उसमें से एक का तो नाम है दोस्तों क्या, बेस्ट, और एक का नाम है दोस्तों क्या, बेंटिंग। एक का नाम क्या है दोस्तों, बेस्ट, और एक का नाम क्या है दोस्तों, बेंटिंग। क्या नाम है, बेंटिंग। इसमें जो बेंटिंग भाई साहब है दोस्तों, इनका जो दोस्तों जन्मदिन है, इनका जो बर्थडे है दोस्तों, वो पड़ता है किस दिन पड़ता है, वो पड़ता है आपके 14 नवंबर को। इसीलिए दोस्तों हर साल 14 नवंबर को हम मनाते हैं, क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे। और ये बहुत बार एग्जाम पूछा गया, डायबिटीज का जो इंसुलिन का टीका है, इसका आविष्कार किसने किया, बेस्ट बेंटिंग ने। तो आप तो याद रखना, अगर आप बेस्ट बेंटिंग करोगे तो आपको डायबिटीज की समस्या नहीं होगी, तो इंसुलिन का टीका क्यों लगवाना अपने को। तो इंसुलिन के टीके का आविष्कार किसने किया, बेस्ट। 2 वैज्ञानिक है, बेस्ट और एक का नाम क्या है, बेंटिंग। अलग अलग पूरा नाम है, लेकिन अपने को शॉर्ट में याद रखना है, बेस्ट और एक का नाम क्या है, बेंटिंग। और बेंटिंग भाई साहब का जन्मदिन आता है 14 नवंबर को, दैट्स वाई हर साल हम 14 नवंबर को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड डायबिटीज डे। वैसे आपको पता हो तो 14 नवंबर को हमारे भी एक नेताजी का जन्मदिन आता है, किसका, जवाहरलाल नेहरू जी का भी उस दिन क्या आता है, जन्मदिन आता है। और उनके जन्मदिन को हम मनाते हैं नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में। किसके रूप में मनाते हैं, राष्ट्रीय बाल दिवस के रूप में, बोले तो नेशनल चिल्ड्रंस डे के रूप में, चिल्ड्रन डे के रूप में अपन क्या करते हैं दोस्तों, सेलिब्रेट करते हैं। तो इसी के साथ अपने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और फ्यूचर में इस टाइप के क्वेश्चन आए तो मैं उम्मीद करूंगा आपके गलत नहीं होने चाहिए। मिलते हैं दोस्तों अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।